हेलो गाइस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फाइनली जो हमारा पहला एग्जाम है वो कंप्लीट हो चुका है। और आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपके अगर एग्जाम आने वाले हैं तो उसके लिए भी ये टॉपिक्स हमेशा इंपॉर्टेंट रहेंगे। मैं पहले से ही इन टॉपिक्स के बारे में आपको बताते हुए आ रहा हूँ कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आजकल यानी करंट जो पैटर्न है उसके हिसाब से यही टॉपिक्स जो हैं ये सबसे ज्यादा रिपीट हो रहे हैं और यही चीज हमें देखने को मिली इस 3 जनवरी को होने वाले एग्जाम में। तो आज सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे, कहां कहां से क्वेश्चंस बन के आए और आपके भी पेपर में बहुत ज्यादा संभावना है कि उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चंस जो है बन करके आएंगे। पूरा सिस्टमैटिक वे में देखेंगे, अलग अलग सेक्शंस जो है पेपर उनमें कौन कौन से टॉपिक जरूरी हैं, कौन कौन से टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और इसके साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो भी हम लगाने वाले हैं उन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक से, ताकि एक बार आपको ये समझ में आ जाए कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आपको वो क्वेश्चंस भी समझ में आ जाए। क्वेश्चंस भी आप लोग देख लो कि उन क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करेंगे। तो ये जो पहले दिन हमारा एग्जाम हुआ है ये एक तरीके से बेंचमार्क बनेगा उन एग्जाम्स का जो कि अब होने वाले हैं। यानी कि जो टॉपिक्स यहाँ पे आए हैं जो कि नए पैटर्न को एक तरीके से स्वीकृत करते हैं, जैसे कि पिछले एग्जाम्स में भी मैंने देखा और हर बार के जो क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन पेपर्स आप लोग भेजते हो, उनको मैं देख करके ये समझता हूं कि क्या पैटर्न जो है वो जा रहा है। तो चलिए बिना डिले के आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग करने वाले हैं एग्जाम एनालिसिस, यानी कि हर एक सेक्शन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो कि शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में आए, उनको हम लोग देखेंगे और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाएंगे उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर, क्योंकि अगर आपका एग्जाम होने वाला है तो आपकी अच्छे से तैयारी हो जाए। ठीक है, तो चलिए बिना डिले के आगे बढ़ते हैं। और जैसे मैं आपको हमेशा बताता हूं और वीडियो में यहाँ पे भी बताता हूं कि पेपर 1 पे मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, अप टू डेट है और जो भी लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से नए नए टॉपिक्स है वो सारे के सारे इसके अंदर हैं। और इनफैक्ट इस बार क्वेश्चंस भी जिन जिन से अभी तक बन करके आए हैं उन वो सारे के सारे मैंने ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं। इसके अलावा एग्जाम से पहले टेस्ट सीरीज लगाना सबसे बेस्ट होता है। टेलीग्राम पे मैं दिन में 2 बार आपको प्रोवाइड कराता हूं, जरूर से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। और वही चीज मैं व्हाट्सएप पे भी प्रोवाइड कराता हूं, तो व्हाट्सएप चैनल भी जरूर से ज्वाइन आप कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी ऐप है जिसपे कि 50,000 से ज्यादा डाउनलोड हो चुके हैं और यहाँ से भी आप पेड कोर्सेज और टेस्ट सीरीज को ले सकते हैं। इसके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कुछ सेक्शंस के बारे में। जैसे मैथ्स के बारे में हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कहां कहां से क्वेश्चंस जो है वो बंद करके आ रहे हैं। मैं आपको पहले से ही बोलता हूं, अभी भी बोल रहा हूं कि परसेंटेज, एवरेज और रेशियो ये आपका कहीं नहीं गया है, बिल्कुल निश्चित है। अगर आपने इसको तैयार कर लिया तो क्वेश्चंस जरूर 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 आने हैं। 3 जनवरी को तो क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके आगे अगर एग्जाम होने वाले हैं तो इसमें ये नहीं आएगा। भाई ये तो आपका आएगा ही आएगा, प्लस डीआई भी आपको इजी लगने लगेगा अगर ये सारे के सारे सेक्शंस आपके अच्छे हैं, परसेंटेज, एवरेज और रेशियो। इसके अलावा परसेंटेज को आप क्लियर करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट भी आपका अच्छा हो जाएगा, इस पर भी क्वेश्चन आए। और इसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग हो गया, या आपका अल्फाबेटिकल सीरीज है, नंबर सीरीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग जो अगर मैथ्स की बात करें उसमें, तो ये सारे के सारे टॉपिक्स है इस बार क्वेश्चंस बने और बहुत जरूरी है आपके लिए परसेंटेज को अच्छा करना। मैथ्स में कुछ अच्छा होना हो, परसेंटेज जरूर से अच्छा होना चाहिए। उसके बाद अगर आगे बढ़े और बात करें हायर एजुकेशन की, तो जितना प्रिडिक्टेबल मैथ्स होता है, यानी कि ये जैसे मैं कहता हूं ना, ये चीजें तैयार कर लो तो सब कुछ तैयार है और बहुत अच्छे से आपका पेपर होगा, उतना ही अनप्रिडिक्टेबल हायर एजुकेशन होता है। अब टॉपिक तो क्लियर है हायर एजुकेशन के, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और कहां कहां से क्वेश्चंस अब नए पैटर्न के हिसाब से बन रहे हैं, जो कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एनालिसिस करते हुए देखता आ रहा हूं। तो उसके हिसाब से आपका जो पहला लेसन है ना, प्री इंडिपेंडेंस एजुकेशन सिस्टम का, जिसमें बहुत सारे महाविहाराज आते हैं, या फिर ब्रिटिश एजुकेशन में बहुत सारे कमीशन और कमिटीज आती हैं, है ना। तो ये सारे से क्वेश्चंस ज्यादा बन रहे हैं। पिछली बार भी ऐसा हुआ, पिछले के पिछले बार भी ऐसा हुआ और तब से ये पैटर्न आज भी देखा जा रहा है। तो ये तो टॉपिक तो प्रिडिक्टेबल है कि कहां से क्वेश्चंस बन रहे हैं, लेकिन इसके अंदर से जो क्वेश्चंस बन करके आते हैं, जिस कंटेंट से ये क्वेश्चंस बन करके आते हैं, वो बहुत ही ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। तो जैसे मैंने बोला, जितना प्रिडिक्टेबल आपका मैथ्स है कि भैया ये पढ़ लिया, परसेंटेज का बेसिक्स क्लियर है, एवरेज रेशियो का बेसिक्स क्लियर है, तो आपका क्लियर हो जाएगा मैथ बहुत अच्छे से,
उतना ही अनप्रिडिक्टेबल हायर एजुकेशन है। और वो समंदर की तरीके से है कि आप महाविहाराज में कौन पढ़ते थे, कौन पढ़ाते थे, कौन जो है दार्शनिक चाइना से आया था, किस ईयर में आया था, बहुत सारी चीजें जो है उनसे क्वेश्चंस बन के आते हैं। मैं कहूंगा कि ये थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल है, बेसिक्स लेकिन जरूर से पढ़ के जाएं, लेकिन ज्यादा मगज खपाने की हायर एजुकेशन में जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, मैथ्स को आपको अच्छा करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही पैटर्न पे क्वेश्चंस आते हैं और कंसेप्ट आ गया तो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आप कर लेंगे। अब आते हैं आईसीटी पे। आईसीटी पे मैं पहले से ही आपको बताते आ रहा हूं, अब भी बताऊंगा और इसी पे क्वेश्चन आए हैं। सबसे पहले कि स्टोरेज कौन सा फास्ट कौन सा स्लो होता है, स्टोरेज कह लो, मेमोरी कह लो, कौन सी सबसे फास्ट है, कौन सबसे स्लो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और रीसेंट पैटर्न के हिसाब से ये क्वेश्चन जरूर आएगा इस पे। इसके अलावा वेब 2.0 3.0 ये भी मैंने आप लोगों को कराया है, तो इसको भी थोड़ा सा देख लेना, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जरूरी नहीं कि बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं आता है, बट इस बार इस पे क्वेश्चन बना है। एमएस एक्सेल भाई ये लोग हाथ धो के पीछे पड़ गए हैं। एमएस एक्सेल अगर आपको कंप्यूटर की अच्छी जानकारी है तो एमएस एक्सेल अच्छा कर लो। मैंने यूट्यूब पे आप लोगों को जो प्लेलिस्ट बनी है उसमें फ्री में पढ़ाया हुआ है, इतनी क्लैरिटी से पढ़ाया है कि आपको कोई भी नहीं पढ़ा पाएगा उतनी क्लैरिटी से, या फिलहाल अभी तक किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। एक बार अगर आप देख लो आपकी बेसिक्स अच्छी हो जाएगी, उसके बाद खुद ही आप फॉर्मूले वगैरह की प्रैक्टिस करके बहुत अच्छे से इन सवालों को निकाल लोगे। दोनों शिफ्ट में एमएस एक्सेल से क्वेश्चन आए हैं तो जरूर से एमएस एक्सेल को थोड़ा सा अच्छा कर लेना। इसके अलावा नंबर सिस्टम है आईसीटी में, कन्वर्जन के क्वेश्चंस आते हैं तो इसको भी एक बार देख लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट है और एक शिफ्ट में जो है नंबर शिफ्ट से भी क्वेश्चंस आए थे। उसके बाद आगे बढ़े पीपल एंड एनवायरनमेंट पे। तो जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बोला कि एमडीजी अब पुराना हो गया है, 2000 से 2015 तक हुआ उसका कार्यकाल था, उसके बाद वो खत्म हो गया। लेटेस्ट है हमारा एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, तो इसी से ही आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। एमडीजी से क्वेश्चंस बहुत कम चांसेस है कि आपको देखने को मिले। अगेन जो कि मैं पैटर्न एनालिसिस कर रहा हूं उस हिसाब से पिछली बार भी एमडीजी बिल्कुल नहीं पूछा गया, पिछली बार भी नहीं पूछा गया, इस बार भी एमडीजी बहुत ज्यादा चांसेस है कि नहीं पूछा जाएगा। तो एसडीजी को अच्छा कर लो। क्या क्या अच्छा करना है, केवल जो एसडीजी के जो लक्ष्य है ना उनकी लिस्ट आप सीक्वल से नंबरिंग के साथ याद कर लो कि किस नंबर पे कौन सा गोल आता है। बस इतना अगर आप कर लोगे उससे भी आपके कई क्वेश्चंस बन जाएंगे। लेकिन कभी कभी थोड़ा डीप में पूछ लेते हैं, बट उस पे अगेन मगज खपाने की जरूरत नहीं क्योंकि हमें बिल्कुल नहीं पता कि वो कहां से अंदर से क्वेश्चन आएगा। बट ऊपर ऊपर से भी करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है लिस्ट से भी फंस जाते हैं, जरूर से तैयार करके जाना अपने एग्जाम के लिए। उसके अलावा बायोफ्यूल, बायोगैस, ये एक बायोफ्यूल का भी एक अलग लेक्चर है पीपल एनवायरनमेंट पे, मैंने आपको यूट्यूब पे भी कराया है, मेरे कोर्स में भी है, तो उसको एक बार देख लेना। इसके बाद रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, तो विंड एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, ये सब रिन्यूएबल एनर्जी इसमें आता है, तो ये भी टॉपिक से क्वेश्चन आए थे। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड की। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में ट्रांसफर ऑफ लर्निंग से क्वेश्चन आया है, मैंने आप लोग कराया है नियर ट्रांसफर या फार ट्रांसफर, तो उसको एक बार अच्छे से देख लेना। और इसके अलावा मूक, तो भाई मूक और एलएमएस जो है और कितने प्रकार के ऑनलाइन सॉफ्टवेयर हैं, ये नया पैटर्न आप समझ सकते हो टीचिंग एप्टीट्यूड का, इससे अब ढेर सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। पुराना पैटर्न था टीचिंग एप्टीट्यूड का, लेवल्स ऑफ टीचिंग, टाइप्स ऑफ टीचिंग, इनडायरेक्ट डायरेक्ट टीचिंग, इनसे भी कुछ क्वेश्चंस अभी भी बनते हैं। लेकिन ये जो आईसीटी पार्ट है ना, टेक्नोलॉजी पार्ट है, से टीचिंग एप्टीट्यूड में अब बहुत ज्यादा क्वेश्चंस जो है बनने लगे हैं। तो मेक श्योर कि आप आईसीटी पार्ट, टेक्नोलॉजी पार्ट जो है टीचिंग एप्टीट्यूड का अच्छा कर लो, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा संभावना है कि आने वाले एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे। उसके बाद बात करें कम्युनिकेशन की, तो जिस तरीके से टीचिंग एप्टीट्यूड में अब ये थोड़ा टेक्नोलॉजी की साइड ले गए हैं, उसी तरीके से कम्युनिकेशन में अब ये मास मीडिया के क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहे हैं। पहले कम्युनिकेशन में, बहुत पहले कम्युनिकेशन में क्वेश्चंस आते थे कि आपके जो बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन है, बेसिक मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन के टाइप में जो हमारा वर्बल एंड नॉन वर्बल है उससे बहुत ढेरों क्वेश्चंस जो है वो बनते थे। बट अब जो है जो नया पैटर्न है कम्युनिकेशन का, उसमें कम्युनिकेशन के जो टाइप है, खासकर वर्बल नॉन वर्बल से बिल्कुल ना के बराबर क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। और ये रेडियो टीवी से रिलेटेड, जो कि मास मीडिया का ही एक सेक्शन है, इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस बने। मैंने अभी आपको जो लेटेस्ट अपडेट्स करता रहता हूँ ना अपने प्लेलिस्ट को, तो कम्युनिकेशन का जो लेटेस्ट अपडेट है उसमें एक लेक्चर डाला है मास मीडिया से रिलेटेड, तो उसको जरूर से एक बार देख लेना।
इसके अलावा बेसिक मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन से क्वेश्चंस आए तो ये बहुत ही इजी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि अब बेसिक मॉडल या जो हमारे बैरियर्स हो गए, इससे बहुत कम क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, और ये जो थर्ड जेन को शिफ्ट हुई उसमें क्वेश्चन देखने को मिले कुछ बैरियर से भी, कुछ बेसिक मॉडल से भी। बट देख लेना, हो सकता है कि इससे फिर दोबारा आपके पेपर में क्वेश्चन ना आए, क्योंकि पैटर्न जो है थोड़ा उल्टा पलटता हुआ दिख रहा है टीचिंग एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशन का। उसके बाद बात करें लॉजिकल रीजनिंग, मैथ्स की तरीके से बिल्कुल सर्टेन है कहां से क्वेश्चन बनने। एक बार अगर आपको मेथोडोलॉजी समझ में आ गई तो 100% आप बिल्कुल सही करके आओगे। मैथ्स में तो फिर भी कैलकुलेशन होता है, बस थोड़ा थोड़ा बहुत समझना है आपको, तो आपका ये बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। बहुत अच्छे से मैंने आपको ये सारे टॉपिक समझाए हैं जिससे कि क्वेश्चंस बने हैं फिलहाल इस बार। जैसे इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग से क्वेश्चन आया, इसके अलावा मोड्स क्या है, फिगर क्या है, इससे बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आया। हो सकता है आपके जो आने वाले एग्जाम है उसमें स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन आ जाए, हो सकता है इमीडिएट इन्फ्रेंस आ जाए, या जो भी मैंने अदर कंसेप्ट पढ़ाए हैं या जो फैलेसीज हैं उनसे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आने की संभावना है। ये लेटेस्ट पैटर्न के टॉपिक्स जो है चल रहे हैं। फैलेसी तो सबसे ज्यादा जो है मैं कहूंगा लेटेस्ट पैटर्न पे है। हालांकि इस बार 3 जनवरी को अभी रिपोर्ट नहीं हो सकता क्वेश्चन आए हो, बच्चे कुछ क्वेश्चंस बताते हैं, कुछ उनके दिमाग से निकल जाते हैं, वो तो फाइनली जब क्वेश्चन पेपर आएगा तो देख के पता चलेगा। बट फिलहाल फैलेसीज के लिए भी तैयार रहना, वो भी आजकल बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है लॉजिकल रीजनिंग का। बट एक बार समझने वाली बात है, ये बेसिक्स जो है आपको समझ में आ गया ना, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। जो मेरी लॉजिकल रीजनिंग की प्लेलिस्ट है उसमें जो सबसे पहला वीडियो है स्टेटमेंट क्या है, आर्गुमेंट क्या है, ये बेसिक्स अगर आप समझ गए, आपका समझ लो वहां पे 80% लॉजिकल रीजनिंग क्लियर हो जाएगा उस एक वीडियो से। तो लॉजिकल रीजनिंग चैप्टर प्लेलिस्ट के अंदर वो पहला वीडियो तो आप लोग एटलीस्ट जरूर से देख लो अगर नहीं देखा है, यूट्यूब के ऊपर ही। उसके बाद बात करते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड की। तो रिसर्च एप्टीट्यूड में प्लेजरिज्म से आया क्वेश्चन, पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट से आया, सैंपल के टाइप्स जो है प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी उससे आया, और इसके अलावा जो एम्पेरिकल रिसर्च है इससे इस टॉपिक से क्वेश्चन आया, और इसके अलावा एपीए और एमएलए इससे भी क्वेश्चन बने। तो रिसर्च एप्टीट्यूड की बात करें तो इसका भी जो पैटर्न है वो थोड़ा सा शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे अगर पिछले बार के क्वेश्चंस और इस बार ये जो क्वेश्चन सामने आए हैं उसकी बात करें तो यहाँ पे जो प्लेजरिज्म है, इसके अलावा इसको ऐसे देखें कि रिसर्च के स्टेप्स में जो सबसे आखिरी स्टेप आता है ना रिपोर्ट राइटिंग का, उसके कई टॉपिक से अब क्वेश्चंस बनने लगे हैं। जैसे एपीएमएलए रिपोर्ट राइटिंग में आ गया, प्लेजरिज्म भी उसके अंदर आ गया। इसके अलावा जो टेक्निकल ज्यादा चीजें हैं, जैसे हम बात करें स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन, मेडियन मोड, या पैरामीट्रिक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट से भी बहुत ज्यादा चीजें जो है अब बन के आ रही है। तो थोड़ा सा रिसर्च एप्टीट्यूड भी जो है, एक तो रिपोर्ट राइटिंग के कुछ सेक्शन से क्वेश्चंस अब बनने लगे हैं, प्लस जो थोड़ा टेक्निकल में चला जाता है, स्टैटिस्टिक्स में चला जाता है, उससे भी क्वेश्चंस बनने लगे हैं। तो इनको भी थोड़ा सा अच्छे से देख के जाना, ठीक है। तो चलो गाइस कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं अच्छे से, और ये जो हमने टॉपिक्स की बात करी है जो मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लग रहे हैं उनके बेसिस पे हम कुछ अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। और आई होप कि ये पूरी वीडियो और जो क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन है आपको काफी ज्यादा मदद करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस लगाते हैं। ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, अगस्त 2024 का क्वेश्चन है एलएमएस और मूक से, और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो एक तरीके का एलएमएस सॉफ्टवेयर है। एलएमएस सॉफ्टवेयर क्या होता है? वो सॉफ्टवेयर जो कि किसी कोर्स कंटेंट को क्रिएट या मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है। तो आप बहुत सारी मार्केट में एप्स देखते हैं जिनके थ्रू आपको कोर्सेज मिलते हैं, हमारी भी ऐप है जिनके थ्रू आपको कोर्सेज मिलते हैं, वहीं पे डाउट सॉल्विंग मिलता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते मिलते हैं। तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपकी पूरी लर्निंग को मैनेज करता है, ऐप हो सकती है, लैपटॉप पे हो सकता है, वेबसाइट हो सकती है, ऐसा जो पूरा ऑनलाइन या ऑफलाइन सॉफ्टवेयर है उसको हम एलएमएस कहते हैं। एलएमएस का फुल फॉर्म ही होता है लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो यहाँ आपसे कुछ नाम लिखे और आपसे पूछा जा रहा है कौन से जो नाम है वो एलएमएस में आते हैं। तो रटने वाली बात है, इसमें कुछ समझाने का तो नहीं है। यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही है, ए, सी और डी। ये याद कर लें, ए, सी और डी, मूडल, एडमोडो और कैनवस, ये एलएमएस है। इसको आप याद ही कर लोगे ना, आपके कई क्वेश्चन सही हो जाएंगे, क्योंकि कई बार ये सेम चीज रिपीट होती है कि इनमें से कौन से नाम है एलएमएस के। तो थोड़ा सा आप याद कर लो। जूम बाकी आपको पता है कि जूम पे तो वीडियो कॉल होती है, इस पे कोई कोर्स मैनेजमेंट या सॉफ्टवेयर नहीं है।
और इस तरीके से स्ट्रॉ पोल को भी देख लो कि ये जो पोल कराने का सॉफ्टवेयर है, जब ऑनलाइन क्वेश्चनर आपको भेजा जाता है ना, तो उसके लिए सॉफ्टवेयर होता है, तो अगेन वो एलएमएस में नहीं आएगा। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, अगर अगस्त 2024 का ये क्वेश्चन है, और यहाँ पे देख सकते हैं मैच कराना है कॉलम को। मूक के या स्वयं के क्वाड्रेंट्स दिए हैं, चतुर्थांश दिए हैं 1 से 4 तक। आपको अरेंज करना है कि कौन से चतुर्थांश पे या कौन से क्वाड्रेंट पे कौन सा पॉइंट आता है। एक है हमारा ई ट्यूटोरियल यानी वीडियो लेक्चर्स, दूसरा है ई कंटेंट यानी कंटेंट पीडीएफ के फॉर्म में, फिर है हमारा वेब रिसोर्सेज। वेब रिसोर्सेज मतलब कि जो फोरम वगैरह हो गया जिसमें क्वेश्चन आंसरिंग वगैरह होती है, और एक है सेल्फ असेसमेंट, खुद से आपके सामने एक टेस्ट आएगा जिसे आपको खुद से ही करना होगा। तो ये 4 चीजें मिला के कोई भी ऑनलाइन कोर्स बनता है मूक में, या फिर जो स्वयं है, क्योंकि स्वयं भी एक मूक है। मूक का फुल फॉर्म है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। स्वयं भी एक मूक में ही आएगा, या इनफैक्ट जो आप हमारे यहाँ भी कोर्सेज करते हो भी मूक का ही एग्जाम्पल है, उसमें भी 4 चीजें आपको मिलती है ना। तो ई कंटेंट आपको ऐप में ही दिख जाता है वीडियो के नीचे, वीडियो लेक्चर भी मिलता है, वीडियो लेक्चर से जुड़े हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलते हैं जो आपको खुद ही लगा के खुद ही अपने मार्क्स देखने होते हैं, तो सेल्फ असेसमेंट हो गया। और बाकी के वेब रिसोर्सेज, डाउट सॉल्विंग वगैरह भी आपको मिलता है ना। तो कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा, तो हम यहाँ देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ भी ऊपर नीचे नहीं किया गया है, बिल्कुल स्ट्रेट दिया गया है। पहले पे ही आता है वीडियो, दूसरे पे आ जाता है कंटेंट, टेक्स्ट कंटेंट, तीसरे पे आ जाता है फोरम वगैरह, और चौथे पे आ जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, या हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देते हैं जनरली, स्वयं में मॉक टेस्ट डले होते हैं, बनाए हुए क्वेश्चन डले होते हैं, तो वो आ गया ना। तो कुछ भी उसमें हेर फेर नहीं करना है, और इसलिए जो पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। सो गाइस, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। सितंबर 2024 का क्वेश्चन है रिसर्च एप्टीट्यूड से सैम्पलिंग के टाइप से। तो जैसा आपको पता है सैम्पलिंग के टाइप्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एटलीस्ट आपको इतना तो पता ही होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या क्या आता है। तो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पूछ रहा है, आपसे कह रहा है कि इसमें नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की टेक्निक्स कौन कौन सी हैं, वो आपको यहाँ पे बतानी। तो यहाँ पे देख लेते हैं, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग एंड पर्पसिव सैम्पलिंग। तो सरल तरीका ये है कि वो सारी की सारी सैम्पलिंग के टाइप्स प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आते हैं जिनमें रैंडम लगा होता है। जैसे एक तो यहाँ सीधे लिखा है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, और सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग जो है, इसको भी इसका जो फुल नाम होता है वो होता है सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। दोनों तरीके से बोल सकते हैं। तो अगर आपने याद किया हुआ है तो आप समझ जाएंगे कि ये दोनों जो है ये क्या है, रैंडम सैम्पलिंग। बाकी बचा स्नोबॉल सैम्पलिंग एंड पर्पसिव सैम्पलिंग। तो ये आपकी नॉन रैंडम सैम्पलिंग है, या दूसरे अर्थों में नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि सी एंड डी। ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, सैम्पलिंग के टाइप से क्वेश्चन लिया गया है अगस्त 2024 से, रिसर्च एप्टीट्यूड से क्वेश्चन है। बहुत ही इजी है अगर आपको सैम्पलिंग के टाइप्स पता है। यहाँ कह रहा है आइडेंटिफाई द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स। तो आपको इन पॉइंट्स में प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के कौन कौन से प्रकार हैं वो आइडेंटिफाई करने हैं, पहचान करने हैं। तो यहाँ पे दिया है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग एंड कन्वीनियंस सैम्पलिंग। तो जैसे मैंने आपको सरल तरीका बताया है, किसी भी सैम्पलिंग के नाम में अगर रैंडम आता है तो वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आता है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, कहीं कहीं ये केवल सिंपल सैम्पलिंग, कहीं कहीं केवल ये रैंडम सैम्पलिंग भी लिखा होता है। तो रैंडम सैम्पलिंग लिखा हो या सिंपल रैंडम सैम्पलिंग लिखा हो, ये प्रोबेबिलिटी के अंदर आएगा। इसके अलावा लिखा है स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, कहीं कहीं पे लिखा होता है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, कहीं कहीं पे पूरा लिखा होता है। तो ये भी क्योंकि दोनों में ही रैंडम आ रहा है, तो ये दोनों ही हमारे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आएंगे। इसके अलावा स्नोबॉल सैम्पलिंग नॉन प्रोबेबिलिटी है, कन्वीनियंस सैम्पलिंग भी नॉन प्रोबेबिलिटी है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 सही। ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, जून 2024 से, और ये हिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन पे क्वेश्चन बना हुआ है। आइए इस क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं और क्या इसका आंसर होगा। यहाँ पे लिखा है विच टेक्नोलॉजी वाज फर्स्ट मार्क्ड एज
सेपरेशन बिटवीन ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। अब कई सारी ऑप्शंस में कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजीज लिखी हैं, जैसे टेलीग्राफ या तार के माध्यम से, प्रोजेक्शन से यानी कि जो प्रोजेक्टर चला करके फिल्म दिखाते हैं, फिर है प्रिंटिंग, न्यूज़पेपर, मैगजीन वगैरह, एंड है फोटोग्राफी। इनमें से कौन सा जो माध्यम है, आप सब समझ ही रहे होंगे, ये सभी माध्यम कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन करने के लिए, कुछ ना कुछ सूचना के प्रसारण के लिए है। क्वेश्चन पूछ रहा है इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है उसने सेपरेट किया, अलग अलग किया, ट्रांसपोर्ट करने को यानी ट्रैवल करने को और कम्युनिकेट करने को। अब देखो, अगर बहुत पुराने जमाने में चले जाओ तो जो दूरस्थ कम्युनिकेशन था, यानी कि फार्दर प्लेसेस पे अगर आपको कुछ कम्युनिकेट कराना होता था तो किसी ना किसी के ट्रैवल करके या ट्रांसपोर्ट करके जाने पर ही वो हो सकता था। मान लीजिए आप एक शहर में हैं और दूसरे शहर में आपको संदेशा भेजना है ना जी, तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए आप चिट्ठी लिखेंगे, पुराने जमाने में चिट्ठी होती थी, अब कोई पोस्टमैन आएगा और वो इस चिट्ठी को लेकर के, मतलब ट्रैवल, ट्रांसपोर्ट है ना, कि एक जगह से दूसरी जगह सामान गया, ये इंक्लूड होना जरूरी था अगर आपको दूर रिमोट एरियाज में कम्युनिकेशन करना है। और पहले जमाने में चले जाएं तो आप सबको पता है कबूतर होते थे, कबूतर के पैर पे कुछ बांध देते थे, पैगाम बांध देते थे और उसको उड़ा देते थे तो दूसरे लोकेशन पे चला, तो कबूतर भी ट्रांसपोर्ट ही करता था, इंसान नहीं करता था तो कबूतर करता था। नहीं तो पहले जमाने में खबरी होते थे, एक शहर से दूसरे शहर जाते रहते थे, इधर की बात उधर करते रहते थे। तो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का हिस्ट्री में बहुत पुराना रिश्ता रहा है। ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी आई, क्वेश्चन पूछ रहा है, जिससे ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन के बीच में सेपरेशन हो गया, अलग अलग हो गया। मतलब अब इस टेक्नोलॉजी के आने के बाद अब ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत नहीं थी, घर बैठे बैठे ही आप अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा सकते थे। तो आई होप आपको आंसर समझ में आ गया होगा। जैसे आज के जमाने में तो कॉमन है, वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल सब चलता है, ईमेल चलता है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है बट कम्युनिकेशन है। लेकिन पहले जमाने में सबसे पहली बार ये तब हुआ जब तार की व्यवस्था आई, यानी कि टेलीग्राफ या टेलीग्राम की व्यवस्था आई, जिसपे कुछ कोड्स वगैरह दे करके एक जगह से दूसरी जगह तक संदेश को घर बैठे बैठे पहुंचाया जाता था। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। सो गाइस, ये क्वेश्चन देखते हैं, सितंबर 2024 का क्वेश्चन है कम्युनिकेशन सेक्शन से। यहां कह रहा है व्हाट डू पीपल बेसिकली वांट टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द कम्युनिकेटेड मैसेज। जो मैसेज कम्युनिकेट किया जाता है उस मैसेज में से लोग क्या निकालते हैं। मतलब मैसेज एक कह लो कि अपर शेल है, उसके अंदर जो मुद्दे की बात होती है जिसे निकाल के समझा जाता है वो क्या कहलाती है। कंपल्जन, मीनिंग, सिनर्जी या बिहेवियरियल पैटर्न। क्या निकालते हैं, क्या एक्सट्रैक्ट किया जाता है मैसेज में जिसमें एक्चुअली संदेश छुपा होता है। तो सही जवाब है मीनिंग। मीनिंग ही मेन है। स्पीकर जो होता है मीनिंग को मैसेज में कन्वर्ट करके सेंडर को भेजता है, और रिसीवर को भेजता है, और जब रिसीवर को वो मैसेज मिलता है तो उसमें से वापस वो मीनिंग को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। इसलिए सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। तो भाई सवाल को ध्यान से देखते हैं। जून 2024 में आया हुआ ये सवाल है, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, और ये थोड़ा अलग पैटर्न है। इसमें मैच द कॉलम करके कोडिंग डिकोडिंग दिया गया। तो पहले सेक्शन में यहाँ पे वर्ड्स दिए हैं जैसे बोल्ट, रिंग, सोल्ड एंड फ्रॉम, और यहाँ पे इनको कोड करके लिखा गया है 52, 50, 49 एंड 48, और आपको मिलाना है कि इसमें से कौन सा जो वर्ड है वो किस नंबर को से रिलेटेड है या किस नंबर को करस्पॉन्ड करता है। तो आपको क्या करना है, बहुत इजी है। आपको जब भी एग्जाम में आपके सामने ऐसा सवाल आएगा, आपको क्या करना है, आपको तुरंत एक ऐसे एक चार्ट बना लेना है, एक सीरियल वाइज आपको ऐसे बना लेना है। हर लेटर के आगे आपको नंबर लिख देना है। तो ए के आगे 1, बी के आगे 2, वैसे जल्दी से जल्दी तक आपको Z तक 26 का आपका ये पूरा चार्ट बना देना है आपको अपने रफ वर्क पे। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए हम इस शब्द को लेते हैं जो कि है बोल्ट, BOLT। आपको क्या करना है, B के बगल में जो नंबर है, O के बगल में जो नंबर है, L के बगल में जो नंबर है और T के बगल में जो नंबर है वो लिख देना। जैसे फॉर एग्जांपल B के बगल में लिखा है 2, तो आप यहाँ पे 2 लिख दोगे। O के नीचे लिखा है 15, तो आप 15 लिख दोगे। फिर L देखें तो L के नीचे लिखा है 12, तो यहाँ पे आप 12 लिख दोगे। और T के नीचे लिखा है 20, तो यहाँ पे आप 20 लिख दोगे।
अब आपको ध्यान से ऑब्जर्व करना है कि यहां पे जो आंसर आया है वो इन नंबरों को क्या करने पे आया होगा। 99% केसेस में इन सभी नंबरों को जब आप प्लस कर देते हैं तो आपका आंसर आ जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में यही हो, बट यहां पे आप थोड़ा देखें ध्यान से, थोड़ा सा आप ऑब्जर्व करेंगे और 2, 15, 12, 20 को अगर आप प्लस करते हैं तो आप देखते हैं कि इसका टोटल जो है वो 49 आ जाता है। तो मतलब यही है, आपको डिकोड करने का तरीका मिल गया कि ये जो जितने लेटर्स हैं इन सबको आप नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे और जब आप इनको प्लस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो हमें पता चल गया बोल्ड के जितने भी नंबर्स हैं इनको जब हम प्लस कर दें तो 49 आता है, यानी ए का थर्ड होगा। और अगर ऑप्शन में देखें तो ए का यहाँ पे थर्ड लिखा हुआ है, इसलिए हमारा जो आंसर है वो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहीं पे ए का 3 है, बाकी किसी दूसरे ऑप्शन में ऐसा नहीं। लेकिन मान लीजिए किसी सवाल में होता है कि भाई मान लीजिए किसी दूसरे ऑप्शन में भी ए का थर्ड लिखा हो, ऐसे केस में आप जल्दी से किसी दूसरे वर्ड को भी लेके आप नंबर में कन्वर्ट करके उसे जोड़ लें तो आपको पता लग जाएगा कि इसका जो है आंसर क्या। जैसे फॉर एग्जांपल बी का यहाँ 4 आ रहा है, तो रिंग को जब आप इसके लेटर्स आप प्लस करोगे तो ये 48 आ जाएगा जब ये सारे आप नंबर्स प्लस करोगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया। कोडिंग डिकोडिंग बहुत ईजी है, भले मैच द कॉलम दिया हो या किसी भी दूसरे तरीके से आपको सारे लेटर्स को प्लस कर देना होता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 4 सही है। गाइस ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, अगस्त 2024 का क्वेश्चन है और बेसिक्स से है, लेकिन दिमाग घुमा सकता है अगर आपके बेसिक्स अच्छे नहीं हैं लॉजिकल रीजनिंग में। तो देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन में। तो ये मैच ऑफ द कॉलम है और यहाँ पे 4 पॉइंट दिए हैं, स्टेटमेंट, प्रीमाइस, कंक्लूजन एंड आर्गुमेंट, और यहाँ पे इनके मीनिंग्स दिए हुए हैं। सही मीनिंग सही वर्ड से मिलान करना है, तभी कर पाएंगे जब बेसिक्स क्लियर होगा। तो देख लेते हैं क्या क्या दिया है। यहाँ दिया है a statement in an argument that is intended to be proved or supported by premises। एक ऐसा स्टेटमेंट जिसे प्रीमाइस सपोर्ट करते हैं और जिसे प्रूव किया जाना है, जो एक प्रूव या निष्कर्ष के रूप में निकल करके आता है, वो ये स्टेटमेंट है, इस प्रकार का स्टेटमेंट। अ सेंटेंस दैट कैन बी व्यूड एज ट्रू और फॉल्स, ऐसा वाक्य जो सच या झूठ हो सकता है। ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स इंटेंडेड टू प्रूव और सपोर्ट अनदर स्टेटमेंट, कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स का ग्रुप, कुछ स्टेटमेंट्स जुड़े हुए हैं आपस में, इंटेंडेड टू प्रूव और सपोर्ट अनदर स्टेटमेंट, जो किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करना चाहते हैं। और चौथा है रीजन व्हाई वी शुड एक्सेप्ट अनदर स्टेटमेंट और कंक्लूजन, एक कारण कि हमें किसी दूसरे स्टेटमेंट को क्यों एक्सेप्ट करना चाहिए। अब मेरी बातें जो मैंने बोली वो सब आपको हवा हवाई लगेंगी अगर आपके बेसिक्स नहीं क्लियर हैं, और एक क्वेश्चन में मैं आपके बेसिक्स क्लियर कर भी नहीं सकता, है ना। तो ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, यदि आपको पता है क्या है तो बढ़िया है, नहीं पता है तो आपको लगेगा क्या हो रहा है भाई, समझ में नहीं आ रहा, है ना। तो उसके लिए मैं आपको बोलूंगा कि मैंने यूट्यूब पे भी आपको पढ़ाया है, पहला लेक्चर आप लॉजिकल रीजनिंग की प्लेलिस्ट में देख लो। काफी बच्चे कहते हैं आपके लेक्चर तो ये बहुत पुराना डला हुआ है, तो क्या ये आज भी रिलेवेंट है? हाँ भैया आज भी रिलेवेंट है, सिलेबस चेंज नहीं होता है, टॉपिक आते जाते रहते हैं, लेकिन जो कोर टॉपिक हैं वो वही रहते हैं और बेस्ट से बेस्ट तरीके से टू द पॉइंट तरीके से मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है। खैर क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो सबसे इजी जो समझने में है वो है ट्रू फॉल्स। तो अगर आपने मेरे से पढ़ा है तो आपको पता है कि जो एक स्टेटमेंट या प्रोपोजिशन होता है वो ट्रू या फॉल्स होता है, यानी ए का सेकंड होना चाहिए, और उसी से दो ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे जहां ए का सेकंड नहीं दिया हुआ है। ठीक है जी, ओके। अब हम आते हैं यहां पे। अब बाकी के थोड़े कठिन है समझना, लेकिन थोड़ी कोशिश करते हैं समझने की। तो सबसे पहले फोर्थ देख लेते हैं, रीजन व्हाई वी शुड एक्सेप्ट अनदर स्टेटमेंट और कंक्लूजन। तो रीजन की बात कर रहे हैं, हमने एजर्शन रीजन पढ़ा है, एजर्शन और रीजन, और हमें पता है कि रीजन जो होता है प्रीमाइस होता है और एजर्शन जो है वो कंक्लूजन होता है। तो जो रीजन है बेसिकली वो क्या है, वो प्रीमाइस है, यानी कि बी का 4 होना चाहिए, है ना। तो बी का जब हमने 4 कर दिया तो हमें फाइनल आंसर मिल गया। अब बाकी को वेरीफाई कर लेते हैं। तो सी का दिया है 1, कंक्लूजन का 1, स्टेटमेंट जिसे प्रूव करना है ना, तो प्रूव करना है, इंटेंडेड टू बी प्रूव्ड सपोर्टेड बाय इट्स प्रीमाइसेस, यानी कि जो प्रूव करके बात निकल रही है, यानी कि जो निष्कर्ष निकल रहा है वही तो कंक्लूजन है। और डी का दिया है 3, आर्गुमेंट का दिया है 3। आर्गुमेंट क्या, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स जो कि
किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आर्गुमेंट आपको पता है, एक स्टेटमेंट तो आर्गुमेंट नहीं बनाता, प्रेमाइसेस होते हैं, कंक्लूजन को प्रूव कर रहे होते हैं, सपोर्ट कर रहे होते हैं, है ना। तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। यह आईसीटी का क्वेश्चन है, जून 2024 में क्वेश्चन आया और ऐसा टॉपिक है जिसपे हर बार ही जो है क्वेश्चंस बनते हैं। तो आइए इसे ध्यान से समझते हैं। मेमोरी की हायरार्की जो है, स्पीड जो है, उसको आपको अरेंज करना है। यहाँ पे लिखा है जो कंप्यूटर कंपोनेंट्स हैं उनको रैंक करना है स्लो से फास्ट की ओर। यहाँ पे है सीपीयू, कैश, रैम, एसएसडी एंड ऑप्टिकल ड्राइव। अब ये सारी मेमोरीज हैं, आप सबको पता है, और इनकी स्पीड्स मैंने आप लोगों को पढ़ाई हैं, कुछ स्लो होती हैं, कुछ फास्ट होती हैं। तो आपको सबसे स्लो से फिर फास्ट की ओर जाते जाना है। ऐसे जो क्रम बनाने वाले क्वेश्चंस होते हैं बहुत सरल होते हैं। उसमें सबसे पहले आपको जो पहले क्रम की चीज है वो फाइंड आउट कर लो और आखिरी क्रम की जो चीज है वो फाइंड आउट कर लो, आपका जो है आंसर मिल जाता है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको स्लो से फास्ट की ओर बढ़ना है। तो इन चारों में क्या आप बता सकते हो कौन सी सबसे स्लो है? तो अगर आपने मेरे से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि ऑप्टिकल ड्राइव जो है वो सबसे स्लो है। तो ऐसा ऑप्शन आपको यहाँ पे पिक करना है जिसमें शुरुआत में डी आ रहा हो। लकीली यहाँ पे क्या है कि जो डी है वो एक ही जगह आ रहा है और कोई जगह नहीं आ रहा, वो है ऑप्शन नंबर 1। लेकिन अगर मान लीजिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है और डी 2 ऑप्शंस में लिखा है, तो आपको क्या करना होगा, आप एक बार सबसे फास्ट वाला भी मेमोरी ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे फास्ट होती है हमारी कैश, यानी कि कैश जो है वो आखिरी में, ए ऑप्शन जो है वो आखिरी में आना चाहिए। तो वैसे तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है जिसमें डी शुरुआत में है जो कि सबसे स्लोएस्ट मेमोरी है, ऑप्टिकल ड्राइव। उसके बाद है सी, ऑप्टिकल ड्राइव से फास्ट होती है एसएसडी जो कि स्टोरेज होती है। उसके बाद है बी यानी रैम एक प्रोसेसिंग मेमोरी है इसीलिए फास्ट है एसएसडी वगैरह से। और सबसे फास्ट होती है जो सीपीयू के अंदर एक छोटा सा कैश होता है। तो वो आखिरी में आ गया ए, यानी कि हमारा पहला ऑप्शन सही है। सो गाइस, ये क्वेश्चन जो है ये हमारा ब्रिटिश काल से है, प्री इंडिपेंडेंस एजुकेशन सिस्टम में, हायर एजुकेशन के अंदर। और ये क्वेश्चन है हंटर कमीशन के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट कमीशन है। और आइए देखते हैं कि क्या पूछा गया। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज रिकमेंडेड बाय हंटर कमीशन। 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन है जो कि वन ऑफ द रिकमेंडेशंस था हंटर कमीशन की। तो यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट, अबोलिशन ऑफ हायर एजुकेशन ऑफ इंडिया, यानी कि हायर एजुकेशन जो है इंडिया में उसका एबोलिशन मतलब उसका उन्मूलन या उसको खत्म कर देना, एक तरीके से समाप्त कर देना। दूसरा पॉइंट, रिस्ट्रिक्टिंग विमेन्स एंट्री इनटू कॉलेजेस, कॉलेजेस में औरतों की एंट्री को प्रतिबंधित कर देना, रोक देना। तीसरा, पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइज इन हायर एजुकेशन में प्राइवेट कंपनीज को एंट्री देना। चौथा, encouraging establishment of more and more public universities in rural areas, गांव के एरियाज में, दूर दराज के एरियाज में एनकरेज करना अधिक से अधिक सरकारी या पब्लिक यूनिवर्सिटीज को स्टैब्लिश करने में। तो सही जवाब है यहाँ पे तीसरा ऑप्शन, ठीक है। तो शुरुआत के तो 2 गलत ही हैं क्योंकि वो नेगेटिव है। तो जो वेस्टर्न एजुकेशन आई उसमें कोई भी नेगेटिव पॉइंट नहीं था, एक्सेप्ट इसके कि वो चाहते थे कि इंडियंस हमारे जैसे हो जाएं, है ना, बाय ब्लड वो इंडियन रहें लेकिन बाय टेस्ट वो ब्रिटिश हो जाएं, इंग्लिश हो जाएं। बट शुरुआत के जो मतलब, लेकिन जो एजुकेशन थी उसमें किसी के साथ अनजस्ट वगैरह की ऐसी कोई बात सुनने में नहीं मिलती है। थी नहीं थी वो अलग बात है, लेकिन फिलहाल जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें नहीं मिलती है। तो इसलिए हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि एबोलिशन कर देना हायर एजुकेशन का या फिर विमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देना, ये दोनों बातें गलत है। बचा तीसरे और चौथे में क्या सही हो सकता है, तो तीसरा पॉइंट सही है ना। तो यहाँ देख भी लेते हैं। हंटर कमीशन जो था 1882 में आया और यहाँ पे इसने प्राइवेट एंटरप्राइज को एंट्री देने की बात कही थी ताकि एजुकेशन जो है वो बढ़ पाए और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के बियॉन्ड जा पाए, गवर्नमेंट का उत्तरदायित्व कम हो और प्राइवेट प्लेयर्स भी इसके अंदर आए, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया, सही ऑप्शन है थर्ड। ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है और काफी सरल है। पीपल एनवायरनमेंट से है, मिलेनियम एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से। यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, केवल
मिलेनियम सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स हैं उसमें कितने टारगेट्स हैं, कितने गोल्स हैं, अगर आपको नंबर भी याद है तो आप बड़े आराम से इन क्वेश्चंस को कर लेंगे। असल में क्या होता है कि जो एमडीजी हैं या एसडीजी हैं, इनके कुछ निश्चित गोल्स होते हैं और हर एक गोल जो है अलग अलग टारगेट्स में बटा होता है। तो आपको अगर गोल्स का भी नंबर याद है तब भी आप इसको आराम से कर लोगे। तो यहाँ पे लिखा है गोल्स इन एमडीजी, टारगेट्स इन एमडीजी, गोल्स इन एसडीजी, टारगेट्स इन एसडीजी या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। यहाँ पे लिखा है 8, 17, 21 एंड 169। अब मान लो कि आपने एमडीजी पढ़ा है और एमडीजी में आपको गोल पता है कि भाई एमडीजी में हमें पता है कि 8 जो है गोल होते हैं, क्योंकि एमडीजी सबसे छोटा है, फिर बाद में जो एसडीजी आया उसमें चीजों को और बड़ा किया गया। तो बस इतना भी पता है, तो अगर आप ए को मिला देते हो 1 से तो आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ क्लियर हो जाता है। एमडीजी में गोल है 8 और अगर हम टारगेट की बात करें तो टारगेट है यहाँ पे 21 एमडीजी में। गोल्स ज्यादा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, एमडीजी में तो केवल 8 थे। यहाँ पे जो गोल्स हैं वो हमारे हो जाएंगे 17 और जो टारगेट्स है वो तो बहुत ही ज्यादा है, ये है हमारे 169। तो केवल एक भी अगर आपको याद होगा कि एमडीजी का जो गोल है तो आप सारे के सारे बड़े आराम से मिला देंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। सो गाइस, आई होप कि इस वीडियो ने आप लोगों की बहुत मदद की होगी। इसके अलावा एग्जाम से पहले अगर आप अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही मैं आपको सजेस्ट करूंगा। एक तो फ्री तरीका है कि आप हमारा कोई भी चैनल टेलीग्राम या व्हाट्सएप का ज्वाइन कर लें, वहां पे दिन में 2 बार आपको टेस्ट सीरीज मिलती है। और बेहतर तरीके से अगर आप लगाना चाहते हैं तो 1 महीने का जो वैलिडिटी के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज है वो फिलहाल इस समय अवेलेबल है, उसको भी आप देख सकते हैं। डेमो आपके लिए फ्री है, यहाँ पे 100 से ज्यादा क्वेश्चंस आपको फ्री मिलते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ व्हाट्सएप जरूर से करें, तो आपको सारा जो ट्यूटोरियल है कैसे एक्सेस करना है, क्या क्या फ्री डेमो है वो मिल जाएगा। प्लस पेपर 1 का जो हमारा कोर्स है, इस बार के जो क्वेश्चन पेपर आएंगे उसके बाद वो अपडेट हो जाएगा। और हमारे जून के लिए जो भी नए टॉपिक्स ऐड हुए इस बार क्वेश्चन पेपर में, जो भी नए पैटर्न के क्वेश्चंस आए वो सारे हम कोर्स में भी ऐड कर देंगे। तो कोर्स को भी अगर आप देखना चाहते हैं तो अभी देख सकते हैं, उसमें भी 20 से जो ज्यादा लेक्चर्स हैं वो फ्री हैं एज अ डेमो। ठीक है, तो यहाँ पे आप जरूर से व्हाट्सएप करें तो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। आज की वीडियो के लिए इतना था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।